प्यारे बच्चों, मैं आशीष आप सभी का एक बार फिर से अपने एजुकेशनल चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, हमारा मकसद रटाना नहीं, रीडिंग करवाना नहीं, बल्कि समझाना होता है। क्योंकि एक बार अगर आप अच्छे से समझ गए तो आपको पाठ तो समझ आने ही वाला है, साथ में आप इस पाठ की समरी, साथ में इसके क्वेश्चन आंसर लंबे टाइम तक याद रख पाओगे और आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। इसी सिलसिले में आज हम एक्सप्लेन करेंगे सीबीएसई 10th बोर्ड क्षितिज भाग 2, यानी कि इसके अकॉर्डिंग 11वां पार्ट। और अगर हम गद्य खंड की बात करें तो ये दूसरा पार्ट है राम वृक्ष वेणीपुरी जी का लिखा हुआ बाल गोविंद भगत। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अभी कर दीजिए, क्योंकि आप बाद में वीडियो की भावनाओं में खोने वाले हैं। और अब कमेंट भी, एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर करें वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आगे बढ़ने से पहले आपको थोड़ी सी जानकारी मैं दे दूं। बाल गोविंद भगत, जैसे कि भगत से आप समझ आ रहा होगा कि बाल गोविंद भगत एक सन्यासी थे, लेकिन ये गृहस्थी थे, यानी कि इनका घरबार था, इनके बच्चे थे। तो आखिर एक गृहस्थी सन्यासी कैसे हो सकता है? बस आपने इस बात को ध्यान में रखते हुए इस पाठ को समझना है, ताकि आपको ये ध्यान रहे कि उनकी घर गृहस्थी भी थी, उनके बच्चे थे, फिर वो सन्यासी कैसे थे। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले बाल गोविंद भगत के स्ट्रक्चर की, शरीर के ढांचे की, किस तरह वो बाल गोविंद भगत दिखते थे। यानी कि बाल गोविंद भगत मझोले कद की, आहा, गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 से ऊपर की इनकी एज हो गई है। जैसे कि आपको पता है कि 60 अबव होने के बाद बाल पक जाते हैं, दाढ़ी सफ़ेद हो जाती है और दांत वात निकल जाते। तो ये इनका हुलिया था। इनका ये जटा जूट तो नहीं रखते थे, यानी कि जटा नहीं बनाते थे। शंकर भगवान की तरह इनको कोई जटा नहीं थी, सन्यासियों की तरह कोई जटा नहीं रखते थे। लेकिन इनका चेहरा जो बालों से जगमगाया रहता था, सफ़ेद, क्योंकि बुढ़ापा आ गया था। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे, यानी कि बस जिनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है हमें उन्हीं कपड़ों को पहनते थे, तन ढकने के लिए मात्र। और कबीर पंथियों की सी एक कनफटी वो टोफी पहनते थे। जब जाड़ा आता तो वो काली कमली ओढ़ लेते। मस्तक पर उनका एक रामानंदी चंदन चमकता रहता था। तो उनके स्ट्रक्चर को ध्यान में रखिए आप, वो कैसे दिखते थे। और नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह, यानी कि नाक से ऊपर तक और लंबा एक टीका लगाया करते, और गले में तुलसी की एक वेडोल माला बांधे रहते। तो ये है उनके शरीर का ढांचा, जो कि उनकी बनावट है। तो प्यारे बच्चों, आपने जो उनका हुलिया भी समझा, उसके अकॉर्डिंग आप यही समझ रहे होंगे कि बाल गोविंद भगत क्या सन्यासी हैं, क्या साधु हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये साधु नहीं है, बल्कि ये गृहस्थी है, यानी कि इनका घरबार है। उनकी गृहिणी की तो याद नहीं, शायद वो काफ़ी पहले ही एक्सपायर हो चुकी हैं। लेकिन उनका एक बेटा है, एक पतोहू है, उनको हमने देखा है। थोड़ी खेती बाड़ी भी करते, यानी कि उनकी खेती भी है, और एक अच्छा साफ सुथरा बिल्कुल बढ़िया सा मकान भी है। तो यानी कि ये बनावटी, शरीर के बनावट से ये सन्यासी दिखते थे। लेकिन इनका घर बार था, इनका घर था, इनके बेटे थे, यानी कि खेती बाड़ी सब कुछ गृहस्थियों की ही तरह किया करते थे। तो यानी कि वो शरीर से गृहस्थी नहीं, बल्कि वो मन से सन्यासी थे, और बाकी काम में वो किस तरह एक गृहस्थी की तरह दिखते थे। तो प्यारे बच्चों, एक साधु होते हैं अंतरात्मा से, और एक साधु होते हैं बाहरी दिखाने से। तो बाल गोविंद भगत दिखाते नहीं थे, बल्कि वो अंतरात्मा से साधु थे। भगत की सभी परिभाषाओं में वो खरे उतरने वाले थे, यानी कि वो भगत दिखते थे कैसे? वो कबीर को साहब मानते थे, यानी कि उन्हीं के गीतों को गाना, उन्हीं को फॉलो करना, उन्हीं के आदेशों का पालन करना, यानी कि कभी झूठ नहीं बोलना और सादा जीवन रखना, कभी कुछ गलत काम नहीं करना, किसी से झगड़ा नहीं करना, किसी से लड़ना नहीं, किसी की चीज़ को
चोरी के नज़रे से कभी छूटते भी नहीं थे। और यहाँ तक कि वो इतने नियम के पक्के थे कि वो दूसरों के खेत में शौच के लिए भी नहीं जाया करते। प्यारे बच्चों, आपको पता है गांव में किस तरह का एक परिवेश होता है, तो वो दूसरों के खेत में शौच तक नहीं जाया करते थे। इतना उनका एक साधुपन था। वह गृहस्थी थे, लेकिन उनकी सब चीज़ साहब की तरह थी, यानी कि सन्यासियों की तरह। जो कुछ खेत में पैदा होता वो सब कुछ वो सिर पर लाद करके और साहब के दरवाजे में, साहब यानी कि कबीर के दरबार में ले जाते और वहाँ पर चढ़ा दिया करते। और जो वहाँ से भेंट के रूप में मिल जाता उसी को प्रसाद समझते और उसी से अपना घर चलाया करते थे। तो इस तरह से ये है साधु जो बाल गोविंद भगत थे, उनकी दिनचर्या। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसी के चलते बाल गोविंद भगत की एक और अदा बड़ी ही निराली, वो मधुर गाना गाया करते, मधुर गीत उनके एक ताल हुआ करती इनके पास। आषाढ़ की रिमझिम एक मौसम, सारा गांव रोपाई वाले धान आपने देखे होंगे उनकी खेत में उतर पड़ते और यहाँ मौसम बादल, सुंदर आसमान में ठंडी ठंडी हवा चलती, सारे बच्चे रोपाई वाले धान जो होते हैं उसी खेत में उछलते कूदते, कीचड़ में लथपथ। और जो महिलाएं हैं वो नाश्ता लेकर के किनारे मेंढ पर खड़ी रहती। इतने में क्या होता, बाल गोविंद भगत को देखिए, वो पूरे ऊपर से नीचे तक यानी कि सर से और पैर तक कीचड़ में लथपथ रहते, क्योंकि खेत में रोपाई जो कर रहे हैं और रोपाई में धान ऐसे लगाते जैसे सीरियल वाइज स्कूल में सुबह सुबह प्रेयर हो रही हो, इस तरह से वो धान लगाया करते, सुंदर से गीत गाते। और महिलाएं तो झूम उठती जब ये गाना गाते, तो महिलाओं के हाथ भी इनके गाने की ही धुन में वह रोपाई के धान लगाया करते। तो क्या गजब का इनका संगीत था। कहते हैं कि इनका संगीत नहीं बल्कि एक जादू होता है, जादू होता था इनके संगीत में कि लोग बस सुनते जाते और किसी को काम करते करते थकान की कभी महसूस ही नहीं होती थी। तो ऐसी कुछ हरकतें हुआ करती थी बाल गोविंद भगत की जो लोगों को हैरान कर देती। उनके शरीर का बनावट, उनके काम करने का तरीका, यही नहीं बल्कि भादों की यानी कि भाद्रपद महीने की आधी रात में सब कुछ मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। सब कुछ जैसे मेंढक टर्राने की आवाज आती है और इसी दौरान अपनी खंजरी लिए बाल गोविंद भगत आ जाते और फिर बजाने लगते उस सुर में, ताल में। क्या गोदी में पियावा, चमक उठे सखियां, चिहुक उठे ना। हाँ, क्या मतलब है इसका कि पिया तो गोद में ही है। एक लड़की कहती है, एक कामिनी कहती है कि पिया तो मेरे गोद में ही है, किंतु मैं समझती हूँ कि मैं अकेली हूँ। वह अकेली है, चमक उठती है। और इसी तरह से आधी रात में जब पूरा गांव, पूरी दुनिया सोई पड़ी रहती, इतने में बाल गोविंद भगत अपनी खंजरी लिए और संगीत बजा रहे होते थे। आहा, क्या सुनने में मजा आ जाता। और गाते भी क्या कि तेरी गठरी में लगा चोर, मुसाफिर जाग जरा। अरे चोर ना आ जाएं, इसलिए मुसाफिर जागो, आओ संगीत में। तो बाल गोविंद भगत बिल्कुल मधुर तान में और लोग अपने अपने घरों में झूमने लग जाते। तो भादों के बाद अब आया कार्तिक का महीना और कार्तिक का महीना आए और बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू ना हुई, ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रभातियां यानी कि सुबह सुबह जो गीत गाए जाते हैं, बाल गोविंद भगत कुछ अचरज में पड़ जाते लोग इनकी दिनचर्या देख करके। क्या करते, सर्दी का टाइम, कार्तिक का महीना यानी कि इतनी ज्यादा सर्दी, लेकिन बाल गोविंद भगत सवेरे सवेरे स्नान करके आ जाते, वो भी 2 मील दूर, गांव से 2 मील दूर, वहां से नहा धोकर आते और गांव के बाहर ही खड़े हो जाते, फिर अपनी खंजरी लेते और फिर वही गाने लग जाते। इतनी सर्दी में भी बाल गोविंद भगत सवेरे सवेरे नहा जाते और वाह, नहाने की तो बात दूर, वो फिर से गाने लग जाते।
शुरू से ही मैं देर तक सोने वाला हूँ। लेखक कहते हैं कि मैं बहुत देर तक सोने वाला हूँ, लेकिन जैसे ही किटकिटाने वाली माघ की ठंडी आती है तो फिर तो सुबह उठने का मन नहीं करता। आपका भी नहीं करता होगा। वीडियो को लाइक तो कर ही दिया होगा आपने, जरूर कर दीजिए। जैसी सर्दी आती है सुबह उठने का मन नहीं करता, ऐसे लगता है कि बस रजाई ओढ़े और सिकुड़ के सो जाएं। लेकिन बाल गोविंद भगत कमाल की चीज है, वो गाए जा रहे हैं, गाए जा रहे हैं, गाए जा रहे हैं। एक काली कमली ओढ़ी है उन्होंने। बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लिए बैठे हैं, सिर्फ एक कमली ओढ़ रखी है उन्होंने। उनके मुंह से शब्दों का बस एक के बाद एक शब्द स्वर फूटते, वो गाने गाते। उंगलियां खंजड़ी पर लगातार चलती जाती, यानी कि उंगलियां भी चल रही हैं, होंठ भी चल रहे हैं, लगातार गाते और इतने मस्त हो जाते। बस ऐसा लगता कि बस बाल गोविंद भगत तुरंत खड़े हों और नाचने लग जाएं। कई बार तो उनकी कमली ऊपर कंधे से नीचे सरक जाती, लेकिन बाल गोविंद भगत को एहसास तक ही नहीं। जहां पर इतनी ठंडी मैं जाड़े से कपकपा रहा था। कौन? आप, मैं और लेखक कपकपा रहे हैं हम सब माघ यानी कि जनवरी के महीने में, किंतु तारे की छांव में बाल गोविंद भगत पर ठंडी की इतनी सी भी एक कहते हैं कि असर नहीं। असर हुआ, लेकिन उन्होंने अपने शरीर को इस तरह से बनाया हुआ है कि सर्दी भी उन्हें उतना असर नहीं करती और वो सर्दी को भी इंजॉय करते। तो ये तो थी सर्दी की बात। अब आते हैं गर्मियों के मौसम में, जहाँ की उमस भरी शाम होती और फिर बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लेके आ जाते और किसको ठंडापन का एहसास नहीं करा जाते। अपने घर के ही आंगन में आसन जमा लेते और फिर गांव, सारे गांव के संगीत प्रेमी, छोटे बड़े, क्या महिला क्या पुरुष, सभी इकट्ठे हो जाते और फिर खंजड़ी और करताल यानी कि तालियां बजाने लगते। सब लोग बाल गोविंद भगत के उस मंडली में, उस संगीत में, उस ताल में उनके साथ हो जाया करते। उनकी प्रेम मंडली उसे दोहराती। आहा, एक बार बाल गोविंद भगत ने गाया और दूसरी बार उसे बाकी लोग दोहराते, तिहराते, चौहराते, यानी कि उसे रिपीट करते। खुद बाल गोविंद भगत ही नहीं बल्कि पूरे गांव को मस्त कर देते। धीरे धीरे वो अपने स्वर को शांत करते, ऊंचा उठाते, नीचे लाते और एक ताल से वो अपनी खंजड़ी बजाते, उससे गाते। और क्या स्वर का उतार और चढ़ाव! आहा, श्रोताओं के सुनने वाले बस उन्हें सुनते ही रह जाते। धीरे धीरे तन मन पर हावी हो जाता। वो ऐसे गाते और पता ही नहीं चलता, एक क्षण में देखो सब लोग आंखें बंद किए हुए ताली बजा रहे हैं और इतनी देर में आंखें खोलते हैं तो क्या देखते हैं, बाल गोविंद भगत खंजड़ी लिए हुए नाच रहे हैं। वाओ, 60 साल के बाद भी इतनी एज में और बाल गोविंद भगत गाने के साथ साथ, बजाने के साथ साथ नाच रहे हैं। क्या गजब का इनका स्वरूप! और उनके साथ ही सबके तन मन यानी कि जो बाकी लोग भी होते थे वो भी तन से मन से झूमने लग जाते। सारा आंगन, सारा गांव एक संगीतमय हो जाता। तो ये है बाल गोविंद भगत की गजब का एक अंदाज, सर्दियों में ही नहीं जो कि गर्मियों में भी पूरे गांव को मोह लेता। और ऐसे ही नहीं बल्कि उन्हें न सर्दी और गर्मी का ज्यादा एहसास होता, बल्कि वो एक जैसे, सर्दी में भी एक जैसे और गर्मी में भी एक जैसे ही रहते। तो आगे बात करते हैं। बाल गोविंद भगत को देख करके लोग हैरान, उनकी बाकी दिनचर्या तो हैरान करने वाली थी ही, लेकिन एक बार की बात है, बाल गोविंद भगत संगीत साधना का चरम देखिए। क्या दुनिया के अनोखे थे, निराले थे, सच में सन्यासी लगते हैं। जिस दिन लोगों ने देखा क्या हाल हो रखा है, उनका बेटा मरा पड़ा है, उनका इकलौता बेटा जो कि आज
अंतिम यात्रा पर निकल चुका है, सब कुछ सुस्त है, बूढ़ा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। उनका बेटा था छोटा सा, एक जो उनका बेटा सा प्यारा था, और पापा के लिए तो बेटा हमेशा छोटा ही होता है, और वो उनका ऐसा बेटा था जो कि थोड़ा सा बाकी बच्चों से अलग था, यानी कि दिव्यांग था। इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे ज्यादा ही मानते थे। आज वो ही उनके साथ नहीं रहा। उनकी समझ में ऐसे आदमियों की ज्यादा केयर करनी चाहिए जो दिव्यांग होते हैं, उन्हें और प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत प्यार के ज्यादा हकदार होते हैं। ऐसा बाल गोविंद भगत, और मैं भी ऐसा ही कहता हूँ। बड़ी साद से बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे की शादी कराई, और पतोहू भी क्या गजब की लड़की थी, सुशीला, बिल्कुल उन्हीं की तरह, और इतनी सुंदर। पूरे घर को उन्होंने ऐसे संभाल लिया था, सभी के ध्यान को खींचकर रखती, सभी का ध्यान रखती। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया, पूरे गांव में खबर फैल गई कि बाल गोविंद भगत का बेटा नहीं रहा। जैसे खबर फैली, सब लोग मिलने जाते हैं, उन्हें सांत्वना देने जाते हैं। कुतूहल बस उनके घर गया। कौन? लेखक कह रहे मैं भी, और देखकर दंग रह गया। लेखक हैरान रह गए कि बेटे को आंगन में एक चटाई में लिटाया हुआ है सफेद कपड़े से, और वो कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते थे। उन फूलों में से कुछ फूल तोड़े और बेटे के ऊपर बिखरा रखे हैं। बाल गोविंद भगत ने फूल, तुलसी दल, कुछ इस तरह से, एक जैसे आत्मा शरीर से निकलती है, परमात्मा में विलीन हो जाती है। सिराने पर एक चिराग जला रखा, किसके? बेटे के, जो कि मरा पड़ा है। उन फूलों में कुछ तोड़कर इधर उधर बिखरा दिए। फिर क्या था कि उन्होंने उसी के पास एक अपना आसन जमाया हुआ है, वही पुराना स्वर गा रहे, बजा रहे हैं, खंजड़ी बजा रहे हैं, वही पुराना तल्लीनता। घर में पतोहू रो रही है, गांव की स्त्रियां उसे चुप कराने की कोशिश कर रही है, लेकिन किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे, नाचे जा रहे, गाए जा रहे, और पतोहू के पास जाते हैं और कहते हैं रो मत, उत्सव मनाओ, उत्सव। आत्मा परमात्मा के पास चली गई। धन्य है बाल गोविंद भगत। बेटा अंतिम सांस, अंतिम यात्रा पर है, पतोहू रो रही है, और यहाँ बाल गोविंद भगत अपने में ही मस्त हैं। विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली, यानी कि विरहिणी जो आत्मा है वो परमात्मा से मिल गई है। भला इससे बढ़कर आनंद कौन सी बात है। लेखक कहते हैं मैंने सोचा बाल गोविंद भगत को शायद सदमा लगा है, बेटे का झटका लगा है, शायद वो पागल हो गए हैं, किंतु नहीं, वो पागल नहीं हुए हैं। उसमें उनका विश्वास बोल रहा था कि सबको एक दिन जाना वही है जहां आज बेटा गया है। हंसते हंसते, खेलते खेलते ऐसे ही जीवन यापन करते जाएं, ये था बाल गोविंद भगत का अंदाज। बेटे की क्रियाकर्म की तैयारी की, पतोहू ने ही आग दिलाई। कुछ मान्यताओं से हट करके बाल गोविंद भगत काम किया करते थे। जहां की महिलाओं को चिता को आग लगाना वर्जित है, वहीं बाल गोविंद भगत ने कहा नहीं, तुम ही इसकी चिता को आग लगाओ। यानी कि जो परंपराएं हैं, जो चली आ रही हैं, उनसे हट करके वो वही काम करते थे जो सही काम होता था। किंतु जो ही श्राद्ध की अवधि आई, पतोहू के भाई को बुलाया और कहा कि इसे अपने साथ ले जाओ और इसकी दूसरी शादी कर दो। यानी कि जिस समय पुनर्विवाह का तो प्रचलन ही नहीं था, उस समय बाल गोविंद भगत ने कहा कि मुझे अकेले छोड़ दो और पतोहू को ले जाओ, यानी कि उसके भाई को बुलाया कि अपनी बहन की दूसरी शादी करवाओ। इधर पतोहू रो रही है, कह रही मैं चले जाऊंगी तो आपका कौन ध्यान रखेगा बुढ़ापे में, आपको खाना कौन देगा, आप बीमार पड़ोगे, आपको दवाई कौन देगा, पानी भी कौन देगा, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मैं आपकी सेवा करूंगी। लेकिन भगत जी तो अटल हैं, तो जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़ करके चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील
और बेचारी उनकी पतोहू की क्या चलती, वो अपने भाई के साथ चल दी। तो यहाँ पर देखिए क्या बाल गोविंद भगत जो ऐसी कुप्रथाएं थी उनसे हट करके काम करते थे। सन्यासी नहीं, फिर भी सन्यासी थे। और अंत समय बाल गोविंद भगत का अंत कैसे हुआ, जैसे वो चाहते थे। बाल गोविंद भगत के इच्छा अनुसार उनकी मृत्यु हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। उनकी आस्था थी गंगा स्नान में। जितना संत समागम लोक दर्शन पर है उतना ही गंगा स्नान पर है। पैदल ही जाते। करीब 30 कोस दूर गंगा थी। और 70 के उम्र के में जो भगत हैं वो साधु को संबल लेने का क्या हक, ग्रस्त किसी से भी भिक्षा क्यों मांगे। इसलिए वो घर से निकले और घर लौटकर ही खाते थे, बीच में कहीं नहीं खाते थे। रास्ते भर खंजड़ी बजाते, गाते और जहां प्यास लगती वहीं पानी पी लेते, लेकिन खाना नहीं खाते। 4-5 दिन आने जाने में लगते। किंतु इस लंबे समय में बाल गोविंद भगत एक तिनका भी नहीं खाते थे। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु वो जवानी वाली बात कहाँ, उनके नियम धर्म कहाँ, नहीं हो सकता। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ खराब सी हुई। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु अपने नियम के पक्के थे बाल गोविंद भगत। वही 2 जून गीत, संध्या बंदन, खेती बाड़ी सब कुछ देखना, नाचना गाना वही उनका चलता रहा। और नहाने धोने से लोगों ने मना किया, लेकिन नहीं, सुबह सुबह जाना है नहाने। नहा के आते, आराम करने को कहा लोगों ने, वो हंस के टाल देते, आराम तो हराम है, आराम करने का समय नहीं है। उस दिन अंत समय था संध्या में, किंतु मालूम होता जैसे ताता टूट गया। यानी कि बाल गोविंद भगत अपनी अंतिम यात्रा में चल बैठे। माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना और समझ गए कि बाल गोविंद भगत का जो पंजर है, शरीर है, वो उसे छोड़ करके आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई। तो ये है बाल गोविंद भगत, जो कि सन्यासी न होकर के भी सन्यासी थे। उनकी दिनचर्या ऐसी थी, उनके वेशभूषा, उनका खान पान, उनकी संस्कृति, इस तरह से वो खेती बाड़ी भी करते लेकिन सन्यासियों की भी तरह थे। ये है आपके पास। कैसा लगा आपको हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए अपने बाकी दोस्तों के साथ। धन्यवाद।